बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज फिर खबरें कुछ ज्यादा हैं, इसलिए पेस थोड़ी तेज रहेगी। सीधा चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान, जहां से बहुत ही खौफनाक खबरें आ रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अब नारे लगे हैं और वो सीधे नारे लगे हैं आसिम मुनीर मुर्दाबाद। परसों ही मैंने आपको मुर्दाबाद की अंग्रेजी ट्रांसलेशन बताई थी कि कितनी खौफनाक ट्रांसलेशन है। जब आप कहते हैं डेथ टू, जिसको भी मुर्दाबाद कहते हैं, आप उसकी मौत मांग रहे होते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अब मुजाहिरीन ने नारे लगाए हैं। ये सब कुछ क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि वहां पर फौजी एहलकारों की फायरिंग से मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली 13 लोगों का कत्ल हुआ है। 13 लोग वहां पर शहीद हुए, जिनमें 6 मासूम बच्चे भी थे। उसके बाद मुजाहिरीन ने इश्ताल में आकर जो ब्रिगेड कमांडर है उसके घर को तो जलाया ही था। अब कल की तला यह है कि APS स्कूल, जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, उसको भी लोगों ने कल आग लगा दी। वहां पर कर्फ्यू लगाया हुआ था, लेकिन जब इन 13 अफराद के जनाजे उठे, जिनमें 6 मासूम बच्चे भी थे, तो लोगों को कर्फ्यू भूल गया और लोग फिर इश्ताल में आए, जिसकी वजह से वहां पर नारे लगे। एक दफा जरा ये नारे सुनिएगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसका डर, किसका खौफ है? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम अपने इन जज्बात के साथ। सुन लिए आपने। आपको अब वहां पर क्या टेम्परेचर है, वहां पर क्या सूरत हाल है, उसका अंदाजा हुआ होगा। मैंने परसों ही आपको बताया था कि हम कई दफा कैजुअली मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन ये जो मुर्दाबाद का नारा जब अंग्रेजी जुबान में ट्रांसलेट होता है और इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट होता है, जैसा कि ये वाली खबर रिपोर्ट हो रही है, तो इस पे आसिम मुनीर का नाम लेके साथ ये लिखा जा रहा है कि पाकिस्तानी पब्लिक उनकी डेथ मांग रहे हैं। ये बहुत ही एक, आप ये कहिए कि आसिम मुनीर और उनके साथी जर्नल्स के लिए बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। और उसकी वजह यह है कि हर जगह पंगा ले रहे हैं, हर जगह ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। आपको कल ही हमने एक डाटा दिखाया था, जो कि ऑल्दो अब पुराना है, क्योंकि अब ईरान के अंदर कोई तकरीबन 700 या 750 अफराद के जो है वो जाँ बहक होने के, शहीद होने के नंबर्स जो हैं वो आ चुके हैं। उस वक्त तक नंबर थोड़े थे। अभी ईरान का डाटा तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन इस वक्त भी आपके लिए हैरानी की बात होगी कि सबसे ज्यादा लोग जो जाँ बहक हुए हैं वो तो ईरान में, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर इजराइल है और चौथे नंबर पर फिर UAE या दूसरे ममालिक या अमेरिका है, वो चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान इस जंग में भी नहीं है, फिर भी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अमवात पाकिस्तान में हुई हैं, क्योंकि खुली फायरिंग की गई है, खुला ताकत का इस्तेमाल किया गया है। और ये पहली बार नहीं है। मुरीदके में हुआ, उसके बाद 26 नवंबर को डी चौक में हुआ, कश्मीर में हुआ। जहां जहां ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर मुजाहिरीन होते हैं, इस एडमिनिस्ट्रेशन के, इस रजीम के मुंह को खून लग गया है, ये ओपन फायर खोल देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक किस्म की सूरत हाल है और गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ही कशीदा हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये सब कुछ या ये हालात यहां तक कैसे पहुंचे, आगे ब्लूमबर्ग की 2 रिपोर्ट्स आपके सामने रखते हैं। ब्लूमबर्ग लिखता है कि पाकिस्तान के जो जर्नल्स हैं वो फेस कर रहे हैं फॉल आउट, जो उनकी गलत पॉलिसी थी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के तालिबान के साथ जो उनकी गलत पॉलिसीज थी, उसका अब उन पर फॉल आउट आ रहा है। उसकी अब उनको नाकामी फेस करनी पड़ रही है या उनके लिए हालात खराब हो रहे हैं। वो अब पहले की पॉलिसी गलत थी या आज की, या दोनों, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन बहरहाल जिस तरह के हम पंगे लेते हैं, पॉलिसीज तो हमारी गलत हैं, जिसकी वजह से अब हम यहां तक पहुंच रहे हैं। मजीद ब्लूमबर्ग एक और स्टोरी के अंदर लिखता है कि पाकिस्तान इज इन नो हरी टू एंड इट्स मिलिट्री ऑपरेशन इन अफगानिस्तान। और उनको एक सीनियर फौजी एहलकार या ऑफिसर ने बताया ब्लूमबर्ग को कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम अफगानिस्तान की जंग जो है वो लंबा लड़ना चाहते हैं और लंबी जंग लड़ेंगे, वहां पर हम अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। इससे जो ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटजी है आसिम मुनीर और उनके साथी जर्नल्स की, उसकी आपको समझ आ रही होगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैंने लंबी जंग लड़नी है, और अब आगे से ईरान भी कह रहा है कि हमने लंबी जंग लड़नी है। और यहां पर अफगानिस्तान का मैटर याद रखिएगा, उन्होंने तो हमेशा लंबी जंग लड़ी है। तो ये आसिम मुनीर और साथियों ने पाकिस्तान को किस जंग में लाकर फंसा दिया है, जिसके बारे में ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम लंबी जंग लड़ने वाले हैं, हम अभी वहां पर अपना ऑपरेशन बंद नहीं करने जा रहे। यही नहीं, आगे चलते हैं। एक इजराइल वॉर रूम, ये उनका ऑफिशियल अकाउंट है, सरकारी अकाउंट है इसराइल का, क्योंकि ये गोल्डन टिक है ट्विटर के ऊपर, जो अमूमी तौर पर सरकारी एजेंसीज और सरकारी अकाउंट्स के ऊपर होता है। वो लिखते हैं कि हमने कभी ये सोचा भी नहीं था। ये इजराइल वॉर रूम, जो उनका वॉर रूम या आप ये कहिए कि एक सरकारी किस्म का अकाउंट है, वो कहता है
कि हमने कभी इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी नहीं सोची थी कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई, हम सब मिलकर इसराइल के साथ एक तरफ खड़े होकर ईरान के साथ जंग लड़ रहे होंगे। ये वैसे बात तो ठीक है, ये तो दुनिया में किसी ने भी नहीं सोचा था। ये इस्राएली वॉर रूम तो अब इनकी लुंगी खोल रहा है, बल्कि लुंगी उठा रहा है और खुलेआम बता रहा है। ये आपको हम उनका ट्वीट दिखा रहे हैं, खुलेआम बता रहे हैं कि ये कभी उन्होंने इमेजिन ही नहीं किया था कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, यूएई वगैरह सारे इजराइल के साथ एक तरफ खड़े होंगे और ईरान के खिलाफ लड़ रहे होंगे, इसराइल की जंग लड़ रहे होंगे, जबकि यूरोपियन कंट्रीज लाइक स्पेन, यूके और अब फ्रांस भी जो हैं वो बाहर बैठे होंगे, मतलब उस जंग में शामिल नहीं होंगे। ये वो एक ऐसा कड़वा सच बता रहे हैं या भयानक सच रख रहा है इजराइल वॉर रूम, जिसको हम झुटला तो नहीं सकते, शर्मिंदा ज़रूर हो सकते हैं इस सारे काम के ऊपर। उसके बाद पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने ईरान को नोटिफाई कर दिया है कि अगर आपने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया, ये हसन नामी जर्नलिस्ट हैं वाशिंगटन डीसी से, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को नोटिफाई कर दिया है, दूसरे लफ्ज़ों में वार्निंग दे दिया है कि अगर आपने सऊदी अरब के ऊपर कोई अटैक किया तो हमारा क्योंकि मुआहदा हुआ है सऊदी अरब पर, तो फिर हमें भी आप पर अटैक करना पड़ेगा। ये लफ्ज़ उन्होंने नहीं लिखे, लेकिन मतलब यही है कि पाकिस्तान ने ईरान को वार्निंग दी है कि अगर आपने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया तो फिर एक किस्म का हम पर ही अटैक है, मतलब कि फिर इधर से भी गौरी और पता नहीं क्या कुछ चल सकता है। तो जब ईरान नबरदज़मा है अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ और आधे से ज़्यादा या तकरीबन पूरे ही मिडल ईस्ट के साथ, तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी अपनी वार्निंग जो है वो भेजी है। इंटरनेशनल मीडिया अब ये रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि इसहाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपके सामने यूएई और सऊदी अरब से रिलेटेड कुछ खबरें क्विकली रखते हैं। आपको ये तो पता है कि सऊदी अरब के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी थी उसको ईरान पहले ही टारगेट कर चुका है। अब खबरें आ रही हैं कि दुबई के अंदर, जी हां, यूएई के अंदर, अबू धाबी के अंदर तो अमेरिकी एम्बेसी है, लेकिन दुबई के अंदर कॉन्सुलेट है। तो दुबई के अंदर जो कॉन्सुलेट है अमेरिका का, उसको अब ईरान ने टारगेट किया है और वहां से भी आग के शोले निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दुबई पहले ही बहुत सारा अंडर अटैक है, आगे चल के आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा बुरा हाल ईरान के बाद दुबई का है, मेन यूएई का और पूरे यूएई का कहिए या स्पेसिफिकली दुबई का कहिए, ईरान पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। उसके बाद किसी को नुकसान हुआ है सबसे ज्यादा तो यूएई को, क्योंकि ईरान ने 1000 से ज्यादा हमले यूएई पर कर दिए हैं और ये कोई और नहीं कह रहा, ये यूएई की गवर्नमेंट कह रही है और वो ये कह रहे हैं कि हम पर ये जो हमले हैं, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, जीसीसी बाकी कंट्रीज हैं, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है, इन सब पर होने वाले हमलों को अगर मिला भी लिया जाए तो फिर भी हम पर कई गुना ज्यादा हमले ईरान ने किए हैं। इससे ये लगता है कि यूएई की पॉलिसी से ईरान सबसे ज्यादा नाला है, या ईरान ये समझता है कि उनको सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यूएई ने पहुंचाया है, इसलिए ईरान ने सबसे ज्यादा हमले उन पर किए हैं। तो एक तरफ तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो अमेरिकी कॉन्सुलेट है दुबई के अंदर, उस पर हमला हुआ है, उसके साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि जो दुबई है उसके डिफरेंट होटल्स के ऊपर जो टारगेट हुए हैं, और ये होटल्स पर ईरान इसलिए टारगेट कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू ईरान जो फौजी अड्डे थे, बेसिस थी, उनसे अमेरिकी फौजी निकलकर होटल्स में शिफ्ट हो गए और इसलिए अब वो होटल्स के ऊपर वो हमले कर रहे हैं। अब ये आपको फुटेज दिखाते हैं जिसमें ये नजर आ रहा है कि बहुत ही जो एक्सपेंसिव लग्जूरियस किस्म के होटल्स हैं, वहां पर ठहरे हुए गेस्ट जो हैं उन्होंने पार्किंग लॉट्स के अंदर उन्हें मैट्रेस फेंक कर वहां सुलाया गया, धुआं था, आग थी, ये वो तमाम गेस्ट जो हैं वो बता रहे हैं। साथ बाकायदा जो रिपोर्ट कर रहे थे जर्नलिस्ट, वो ये कह रहे थे कि लोग लिटरली अपने अर्मेस और शनेल और महंगे ब्रांड्स के बैग पकड़कर भाग रहे थे। मतलब बाकी सब कुछ तो उन्होंने कमरों में छोड़ दिया, लेकिन खवातीन को अपने बैग नहीं भूले, महंगे बैग पकड़कर वो नीचे शेल्टर हाउसेस जो भी बनाए गए पार्किंग में, वहां भाग रहे थे पनाह लेने के लिए। इसलिए अगर आप आने वाले दिनों में इस रीजन का दौरा करने का सोचते हैं तो मेरा मशवरा यही है कि जिन लोगों के पास बहुत महंगे बैग या घड़ियां हैं वो घर पर ही छोड़ के जाएं, क्योंकि फिर वहां एक अलग वक्त होगा। एक तो आपने अपने आप को संभालना है, उसके साथ साथ आपने अपने महंगे बैग जो हैं वो भी संभालने। और ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि ये
सब कुछ दुबई के अंदर हुआ है। उसके साथ साथ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, चैनल 9 रिपोर्ट कर रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और हुकर्स हैं, हुकर्स क्या होती हैं बच्चे भी देख रहे होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो जो हुकर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो फंस गए हैं दुबई के अंदर। उनको $500 एक दिन की कमाई थी, लेकिन अब सब कुछ तितर बितर हो गया है। दुबई खाली हो गया है, टूरिस्ट वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 10-10 घंटे लोग गाड़ी चलाकर किसी ऐसे एयरपोर्ट पर जा रहे हैं जहाँ से वो फ्लाइट लेकर निकल सकें। 3000 लोगों को पिछले चंद घंटों में, ऐसे अमरीकी हैं 3000 के करीब, और कुछ नंबर्स हैं कि 7000, जिन्हें मुख्तलिफ एयरपोर्ट से अमरीकी गवर्नमेंट ने बाहर निकाला है। 300 अमरीकी ऐसे हैं जिन्हें इसराइल से निकाला गया है। बाकी जो मिडिल ईस्ट के अंदर बाकी अमरीकी थे, ये तकरीबन 7000 का कई लोग कह रहे हैं नंबर है और कई कह रहे हैं 3000 का, उनको स्पेशल फ्लाइट से पिछले चंद घंटों में या पिछले 1-1.5 दिन में वहाँ से निकाला गया है। और इससे पहले क्योंकि कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था, आखिर पर जब ईरान ने इस तरीके से रिटेलिएट किया, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद हाथ पांव फूले और अपने शहरियों को ये कहा गया कि आप यहाँ से निकलें, जैसे भी निकलें। कुछ की अरेंजमेंट अमरीकी हुकूमत ने किया और कुछ ने जो अफोर्ड करते थे उन्होंने खुद से चार्टर प्लेन्स और दूसरे मामलात करके वहाँ से निकलने की बात जो है वो की है। आगे चलते हैं। अब अगर बात सऊदी अरेबिया की करें तो जो ईरान है उसने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि हमने अरामको के ऊपर कोई मिसाइल नहीं मारा ऑयल फैसिलिटी पर। रायन ग्रिम ये कहते हैं कि जिस दिन सऊदी अरब को ये पता चल गया कि वो मिसाइल असल में ईरान से नहीं इसराइल से आया था, तो खित्ते के अंदर जो अमन की सूरत हाल है वो अगली कई नस्लों तक खराब होगी या उस पर गहरे असरात होंगे। रायन ग्रिम ड्रॉप साइट के लिए लिखते हैं, अमरीकी मोतबर जर्नलिस्ट हैं। क्योंकि जो ईरान है उसने डिनाई कर दिया है कि ना ही उन्होंने ओमान के ऊपर को हमला किया है और ना ही उन्होंने जो ऑयल फैसिलिटी सऊदी अरब की है उसके ऊपर हमला किया है। लेकिन एक और बहुत ही बड़ी मेगा स्टोरी है सऊदी अरब से, और वो ये है कि CIA का एक खुफिया सेंटर जो रियाद सऊदी अरब में था, खुफिया का मतलब ये कि आम लोगों को नहीं पता था कि वो CIA का सेंटर है, वहां पर हमला हुआ है ईरान की तरफ से। और ईरान जो है उसने सक्सेसफुली ना सिर्फ उसे टारगेट किया बल्कि उसे हिट किया है। ये अभी तक की सबसे बड़ी कामयाबी कही जा रही है ईरान की। इसमें 2 बड़ी कामयाबियां हैं। एक तो ये कि उनके पास सॉलिड इंटेलिजेंस थी और दूसरा उनकी एबिलिटी के रियाद में उन्होंने CIA के इस सेंटर को हिट किया है। इससे पहले जो इससे बड़ी आप ये कहिए या इसकी तरह की एक इनकी और कैपेबिलिटी कह लीजिए या सक्सेस थी ईरान की, वो जब बहरीन में उन्होंने एक ऐसे होटल को हिट किया जहां पर US फोर्सेस के लोग थे। और बाद में रॉयटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े जो जरीदे हैं वो ये बता रहे हैं कि वाकई वहां पर लोग थे और वो जख्मी भी हुए US फोर्सेस के और उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया गया। तो ये बताता है कि बहरीन के अंदर, सऊदी अरब के अंदर ग्राउंड के ऊपर ईरान के पास वाकई तगड़ी इंटेलिजेंस है। अब जरा चलते हैं जो नुकसानात ईरान के अंदर हुए हैं इसराइल और US की स्ट्राइक्स के पिछले चंद घंटों में, या पिछले आप ये कहिए कि 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो अल जजीरा का जो इन्वेस्टिगेटिव विंग है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन से एक रिपोर्ट फाइल की है, अल जजीरा पर शेयर की है, जिसमें वो ये कहते हैं कि स्कूल जिस पर छोटी बच्चियों के स्कूल पर हमला हुआ था जिसमें 168 और अल जजीरा लिख रहा है अब 165 स्कूल गर्ल्स, ये 7 साल से 12 साल की नन्ही छोटी परियां थीं जिनको टारगेट किया गया, जिनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया वहां पर। कल उनके जनाजे के मनाजर हमने आपको दिखाए थे। आज मजीद फुटेज सामने आई है जहां पर उनकी माएँ उनके बैग्स, उनकी यूनिफॉर्म्स पकड़कर मातम कर रही हैं, रो रही हैं, पूरी दुनिया से सवाल पूछ रही हैं कि इन मासूम बच्चियों का क्या कसूर था। अल जजीरा अब अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि अल जजीरा को यह लगता है, या अल जजीरा की रिपोर्ट यह साबित करती है कि जो बच्चियों का स्कूल था ये किसी बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, ये एक अलग थलग बिल्डिंग थी। और आपको हमने पहले बताया कि जिस तरह के मिसाइल इसराइल यूज कर रहा है, जैसे ब्लैक स्पैरो, ब्लू स्पैरो, सिल्वर स्पैरो, जो 2000 किलोमीटर दूर से एक डाइनिंग टेबल मेज तक को हिट कर सकता है, मतलब 3 मीटर के अंदर उसकी एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है। तो अब अल जजीरा सवाल पूछ रहा है कि लग रहा है कि ये डेलिब्रेट, ये जानबूझकर बच्चियों के स्कूल को टारगेट किया गया है, ये ऐसा नहीं हुआ कि गलती से हुआ है। ये अल जजीरा की अब तक की फाइंडिंग है। आगे चलते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ये रिपोर्ट करता है कि ईरान ने अब नोटिफाई कर दिया है यूनेस्को को कि US इसराइली स्ट्राइक्स ने डैमेज किया है 2 हिस्टोरिकल साइट्स को। एक जो तेहरान का ग्रैंड बाजार है, बहुत ही पुराना तेहरान का ग्रैंड बाजार, जो लोग भी तेहरान गए उन्हें ज़रूर पता होगा, उसके साथ गुलिस्तान पैलेस, ये 2 हिस्टोरिक साइट्स हैं वहाँ पर जो यूनेस्को के हेरिटेज में आती हैं, वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर कवर्ड हैं। उनको भी अब इन्होंने टारगेट किया है और ईरान ने रिपोर्ट किया है ये यूनेस्को को कि US और जो इजराइल की स्ट्राइक्स हैं वो उनके ऊपर भी हुई हैं। फिर ईरान के जो लेट सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई हैं,
उनको दफन करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं और अब बताया जा रहा है कि वो मशहद में दफन किया जाएगा उन्हें। ये फार्स न्यूज़ बता रही है, ईरानी न्यूज़ एजेंसी है, और वो ये कह रहे हैं कि वहाँ इमाम रज़ा का जो रोज़ा है उसके पहलू में जो अली खामेनाई हैं उन्हें दफन किया जाएगा। इससे पहले उनके वालिद मोहतरम भी इमाम अली रज़ा के जो वहाँ पर रोज़ा है उसके साथ उनको दफन किया गया है। तो इसलिए ये एक अगेन मैं ये कहूँगा कि बहुत ही रिलीजियसली हाई सेंटिमेंट्स का इवेंट होगा। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जनाजे को भी टारगेट किया जाए, बहरहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी जनाजे की कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई कि कब ये सब कुछ होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स अब रिपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट ये रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत ही डिटेल से ये रिपोर्ट रखी है सामने। वो ये कह रहे हैं कि मुज्तबा खामेनाई जो 56 साल जिनकी उम्र है और वो अली खामेनाई के बेटे हैं। याद रहे कि मुज्तबा खामेनाई की बीवी और उनकी मां मतलब अली खामेनाई साहब की बीवी, उन दोनों को शहीद कर दिया गया और मुज्तबा के बेटे को भी शहीद कर दिया था अली खामेनाई साहब के साथ, ये जो अब से 3-4 दिन पहले स्ट्राइक्स थी यूएस की। अब जो ईरान के रिलीजियस लीडर्स हैं या उनकी एक असम्बली है 88 लोगों की, जिन्होंने अगला जो सुप्रीम कमांडर है उसको चुनना है, सुप्रीम लीडर को चुनना है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि चुन लिया गया है और अली खामेनाई के बेटे मुज्तबा खामेनाई को चुन लिया गया है। और साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि जो मुज्तबा खामेनाई हैं वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बहुत करीब हैं। 2009 में जो अपराइजिंग हुई थी उनके फादर की हुकूमत के ख़िलाफ़ या उनके फादर के अहद के ख़िलाफ़, उसको हैंडल भी मुज्तबा खामेनाई ने किया था। तो उनको अपने वालिद के साथ काम करने का बड़ा वसी तजर्बा है। बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि वो पहले भी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे अपने वालिद मोहतरम के साथ और उन्हें पता है सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड मामलात का। तो एक तसलसल होगा अली खामेनाई का, उनका बेटा जो है वो टेक ओवर करेगा। साथ ही साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिख रहा है कि ये हार्ड लाइनर्स की विक्ट्री है। वो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा जो अरफी साहब थे या दूसरे दोस्त थे जो दो दूसरी चॉइसेस थी, उनमें से अगर किसी को सुप्रीम लीडर चुना जाता तो वो शायद मॉडरेट होते। ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव कह लें इन्हें, उनके बहुत करीब कह लें, या इनका उन पर और उनका इन पर बहुत गहरा असर है। तो अगर ये आए तो ये मजीद हार्ड लाइन लेंगे ईरान की तरफ से और अमेरिका के लिए ये बुरी खबर है, अच्छी खबर नहीं है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है और वो ये कह रहे हैं कि उनके नाम के ऊपर, ये अभी हम जाहिर है न्यूयॉर्क टाइम्स जो लिख रहा है वो आपके सामने रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके नाम के ऊपर सबका जो है वो इत्तफाक हो गया है। अनाउंसमेंट इसलिए नहीं की कि उनको खतरा यह है कि जैसे ही अनाउंसमेंट करेंगे अमेरिका उनको टारगेट कर सकता है, तो उनकी हिफाजत के मुनासिब इंतजाम भी किए जाएंगे और आज बुध वाले दिन शायद किसी भी वक्त ऐलान कर दिया जाए कि अब से सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनाई होंगे। अभी तक क्योंकि इसका ऐलान ईरान ने नहीं किया और ये लिख भी न्यूयॉर्क टाइम्स रहा है, तो हम बिल्कुल 100% तो आपके सामने ये खबर नहीं रख सकते। जाहिर है न्यूयॉर्क टाइम्स के रेफरेंस से ही रख रहे हैं, तो जो भी डेवलपमेंट इसमें हुई वो मजीद आपको इस बारे में बताएंगे। चलने से पहले एक खबर आपको और दे दें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो वही सब कुछ है। आपको पता है पूरी दुनिया जो है वो घोड़े पर बैठी हुई है, मतलब कि लड़ाइयाँ हो रही, जंगें हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। कौम के वसी तर मफाद में चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ का फैसला किया गया है। बिल कल सेनेट में पेश किया जाएगा। आप ज़रा हमारे जर्नैलों की जो हैं वो प्रायोरिटीज़ देखें। एक तरफ कहते हैं अफगानिस्तान में हम जंग लड़ते रहेंगे, वैसे हैरानी की बात है जितनी दुर्गत सदर ट्रंप की और उनके साथियों की बन गई है और जितनी दुर्गत अमेरिका के अंदर बन रही है, मीन अब अमेरिकी सेनेटर्स कह रहे हैं कि ये जंग जो है वो इलीगल है, गलत है। अमेरिका की जो कैंडिडेट थी सदर ट्रंप के खिलाफ कमला हैरिस, वो भी कह चुकी हैं, कैलिफोर्निया के गवर्नर भी कह चुके हैं और भी बड़े बड़े नाम जो हैं वो ये कह चुके हैं कि ये इलीगल जंग है, सदर ट्रंप को नहीं शुरू करनी चाहिए थी। लेकिन हमारे वाले नहीं बोले और अभी तक भी एडमेंट हैं कि हमने सदर ट्रंप के लिए बगराम एयरबेस वाली जंग लड़नी ही लड़नी है। और अब मैंने जैसे आपको कहा कि एक तो जंगें लड़नी है, जो कुछ स्कर्दू में हो रहा है वो आपने देख लिया, लेकिन खबर यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की जो है वो मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ करनी है और सेनेट से उसकी अप्रूवल लेनी है। एक करेक्शन में आपको कर दूं, मैंने 7,000 3,000 कहा, अब मेरी टीम ने लिखा हुआ था जो मैं मिस कर गया। 9,000 अमरीकी शहरियों को रीजन में से निकाला गया है। मैंने पहले 7,000 और 3,000 का नंबर दिया, उस पर मेरी माजरत। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।